हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हेल्थ केयर टेकर्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं। जो हमारा टॉपिक है वो है कोविड और कोविड एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। फर्स्ट पॉडकास्ट में हमने हमारी आईसीएमआर की गाइडलाइंस को डिस्कस किया था। सेकंड, अब आज हमारा जो सेकंड पॉडकास्ट है उसमें हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर बीबी गुप्ता सर। ही इज द ओनर ऑफ शारदा क्लिनिक एंड ही हैज वर्कड विद राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल इन द पास्ट। ही इज अ सीनियर फैमिली फिजिशियन। आई वेलकम यू सर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। गुड आफ्टरनून निरोध। थैंक यू सर। हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट कोविड एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो इसमें हम लोग जो नॉर्मल पीपल के जो क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे कि इसको टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा कम डिस्कस करें और नॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई थिंक लोगों को बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा जो बेसिक जो पहला है जो टॉपिक जो है वो बेसिकली ये है कि जो इफेक्ट है कोविड की रिकवरी से पहले, कोविड की जी। रिकवरी से पहले या फिर ड्यूरिंग कोविड कह लीजिए, जैसे माइल्ड कोविड के दौरान या फिर ओमिक्रॉन के दौरान कह लीजिए, या मॉडरेट कोविड सिम्टम्स के टाइम कह लीजिए, या सिवियर कोविड के टाइम पे कह लीजिए। तो बेसिकली हमारा जो इफेक्ट है मतलब रिकवरी से पहले या ड्यूरिंग कोविड, वो कैसा रहता है सर बॉडी के ऊपर, कोविड का अनिरुद्ध, इफेक्ट? मेरे ख्याल से हम पहले शुरू करें ऐसे कि कोविड की पहचान कैसे करेंगे। ओके सर। आजकल ठीक है। जो मैं देख रहा हूँ, जो पेशेंट्स आते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, जी सबको सर। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। उनको लगता है जी खांसी जुकाम है, गला खराब है, तो ये कोविड तो है नहीं, मैं तो कहीं बाहर गया नहीं। जी। इस तरीके से बातें होती हैं, ठीक है जी ना। सर। जी तो सर। सारी प्रॉब्लम वही आती है कि अगर आपको एक फीलिंग या सेंस ऑफ सस्पिशन होगी तभी आप कंसल्ट करोगे। जी। जी सर। जी सर। तो मैं थोड़ा सा इससे ऐसे शुरू करना चाहूंगा कि भाई कब आप सोचेंगे आपको कोविड हो सकता है। ओके। तो ठीक है। सबसे कॉमन जो हम देखते रहे हैं डेल्टा में सेकेंड वेव में, ये था कि खांसी जुकाम बुखार, तेज बुखार, ये सब होता था। जी। इसमें जो हमने अभी तक देखा है, सबसे कॉमन सिम्टम आया है एक्सट्रीम फटीग। पेशेंट ओके। को बहुत ही थकावट होती है, ठीक बहुत है। ज्यादा कमजोरी लगती है, कमर में दर्द होता है। बुखार हो ओके। भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके। कईयों को हो सकता है 100 तक ही बुखार हो, कईयों को 102 104 भी होता है। ओके। बट बुखार होना मैंडेटरी नहीं है इस बार। ओके। तो जी। ये जी। जो तीन चार कॉमन सिम्टम हमारे पास आ रहे हैं कि एक्सट्रीम फटीग, थकावट, जी। कमजोरी, जी। बुखार। जी। इसके साथ में और एक और कॉमन सिम्टम जो है वो है गले में खराश या गले में दर्द, या गले मतलब जिसको उनको लगता है कि गला खराब है, इसलिए जी। वो फिर थोड़ा बात करते हैं कि जी ये तो गला खराब है, तो मुझे सर्दियों के मौसम में हमेशा हो जाता है इस तरीके से, या थोड़ा जी। जुकाम भी होता है। तो जी सर। ये जो सिम्टम है, इसके साथ में जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि कुछ केसेस में हम देख रहे हैं जिनको लूज मोशन भी हो रहे हैं, ओके। पेट सिम्टम भी हो रहे हैं, और उसमें भी बुखार हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन लूज मोशन हो सकते हैं। फिर जी वहां पे सर। लोग सोचने लगते हैं कि जी कल हमने शायद बाहर का खाना खा लिया, ये कर लिया। उस टाइम उनको कन्विंस करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन हम करते हैं कि भाई खाना ये आपके खाने से नहीं है, पहले आप कोविड टेस्ट तो करा लो। ओके। ठीक है। और जो एक चीज जो इस बार अभी तक हम देख रहे हैं कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट अभी तक बहुत कॉमन नहीं है हाँ, लेकिन जैसे जरा बहुत बहुत रेयर, पिछली पिछली वेव की तरह बहुत। नहीं है। पिछली बार तो हाँ मतलब लोगों का इंडिकेशन ही पहला ये होता था कि लॉस ऑफ टेस्ट हो गया तो कोविड हो चुका है। हाँ, वो अपने आप समझ लेते थे ये तो कंफर्मेटरी हो गया कि लॉस ऑफ टेस्ट है, तो ये तो ऐसा जी। नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि अगर किसी को बहुत एक्सट्रीम जुकाम है या जिसको कि नाक में स्टफीनेस है, तो उसको लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है। जो जी। कि हम अगर आप ईएनटी वालों से बात करोगे तो वो कहेंगे कि वो नॉर्मल भी अगर हमारे को स्टफीनेस नोज में हो जाती है तो हमारे को लॉस ऑफ स्मेल हो सकती है। जी सर। जी तो सर। तो इस बार ये जो मेन फीचर्स मैंने बताया आप कि ये चीजें ज्यादा कॉमन में दिख रही हैं, इसलिए कई बार लोग बाग जो पुराने हालत देखे हुए हैं सेकेंड वेव के, तो जी। उनको जरा कन्विंस करना कि शायद आपको कोविड हो सकता है, वो जरा मुश्किल होता है। बट फिर भी हम लोग डायग्नोस कर रहे हैं और लोग बाग भी अपने आप टेस्ट करा रहे हैं। जी सर। फिर जैसे कि हम ये पाएंगे, अगर हम आते हैं कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर क्या है, उसके पहले ये कि आप टेस्ट कौन सा कराएं। ओके। ठीक है। तो इसमें यह है कि जो हम लोग होम टेस्ट भी बहुत कॉमन हो गए हैं, या फिर जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, जिसकी ओके। रिपोर्ट एक से आधा एक घंटे में मिल जाती है। वो घर पे हो उसका जाता है वो? तरीका, हाँ, और घर पे भी आप कर सकते हो, जी। लेकिन उसकी सेंसिटिविटी जो आरटीपीसीआर है उससे कम है।
ओके। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स हैं, आप टेस्ट कर रहे हो अपने आप या लैब से करा रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव है, फिर आपको आरटीपीसीआर कराने की जरूरत ही नहीं है। ओके। लेकिन अगर रैपिड एंटीजन या रैट जैसे कहते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट शॉर्ट फॉर्म है रैट, तो वो अगर आप का निगेटिव है और सिम्टम्स हैं या आपके डॉक्टर आपको कहता है, तो आपको फिर आरटीपीसीआर कराना चाहिए। या फिर आप 48 घंटे बाद फिर से रैपिड एंटीजन टेस्ट टेस्ट रिपीट करिए, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ओके। ठीक है सर। दूसरी चीज जो हम लोग हमारे को परेशानी होती है या मरीजों को होती है कि जो ये सीजन ऐसा है जिसमें कि नॉर्मल सर्दी की मौसम की वजह से खांसी जुकाम, दूसरा है कि जो फ्लू होता है टिपिकल फ्लू होता है, जी। और तीसरा अब जो ओमाइक्रॉन या कोविड है। ओके। तो ठीक इनमें है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ओके। एज ए डॉक्टर और एज ए मेडिकल पर्सन कोई भी तरीका नहीं है एक्सेप्ट टेस्ट कराने के कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। जी। तो ये भ्रांति हमको सबके दिमाग से हटानी पड़ेगी कि मेरे को तो खांसी है, मतलब टेस्ट करा लीजिए। अब तो टेस्ट कराना और भी सस्ता भी हो गया है, जी। तो जी। जी। टेस्ट करा लीजिए। और या फिर आप अपने को मान के चलिए कि आपको कोविड है अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, कि ओके। आपने टेस्ट कराया और प्रूव हुआ कि नहीं है तो अलग बात है। लेकिन जब तक नहीं है तो हम हर एक पेशेंट को इस समझ के मान के चल रहे हैं कि इसको कोविड है। जी सर। तो हाई ओके। सेंस ऑफ सस्पिशन होना बहुत जरूरी है। ओके। ओके सर। ठीक है सर। तो सर जैसे अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो जैसे जैसे पिछली बार डेल्टा वेरिएंट में कई लोगों के साथ, तो इवन मेरे साथ भी हुआ था कि टेस्ट स्टार्टिंग में हमारे नेगेटिव आए थे, बट जब हम जी ज्यादा सिवियर हो गए तब पॉजिटिव आए थे। तो क्या ओमिक्रॉन के में भी ऐसा हो रहा है लोगों के साथ? देखिए, ओमाइक्रॉन में तो एक एक कदम और आगे वाली बात है कि जो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्ट भी हैं, जी। उसमें जो हम लोग कहते हैं कि उसमें टेस्ट से एस्केप कर जाता है ये वाला ओमाइक्रॉन। अच्छा। तो ठीक है। कई बार आपको आरटीपीसीआर में भी निगेटिव आ सकता है, जो कि अगले रिपीट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, या फिर आपके सिम्टम्स तो टिपिकल होंगे लेकिन ओके। आपका वो आरटीपीसीआर भी निगेटिव हो सकता है। बट वो हर एक टेस्ट में हमेशा से रहा है, डेल्टा बेस वेव में सेकेंड वेव में भी था और अभी भी है, कि वो जी। टेस्ट निगेटिव हो सकता है। ओके। बट ओके। पॉजिटिविटी भी बहुत काफी अच्छी है, अबाउट 80 to 90% जिसमें हम सस्पेशन करते हैं और तो जी। उसका पॉजिटिव आता है। तो ठीक है। निगेटिव हमेशा हर एक चीज में होता है कि निगेटिव जो टेस्ट होता है उसको हमें सेंस ऑफ सस्पिशन से देखना पड़ेगा, उसमें फिर डॉक्टर को अपना क्लिनिकल सेंस यूज करना पड़ेगा। ओके। तो बेसिकली बट और ये है कि कुछ भी करके रैपिड एंटीजन को फाइनल टेस्ट ना माने, जो काफी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट आपने कहा कि रैपिड एंटीजन तो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जी। जैसे तो अभी हमारे यहाँ कोई पेशेंट इमरजेंसी में हॉस्पिटल में किसी भी और चीज के लिए एडमिट होता है तो हम वहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो हम उसको कोविड वाले वार्ड में रखते हैं। लेकिन अगर वो उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव है तो हम 50-50 मानते हैं कि भाई हो सकता है बाद में आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ जाए। ओके। ठीक है। ठीक तो है सर। और इमरजेंसी केयर हम डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए हम हर एक रैपिड एंटीजन निगेटिव वाले को ट्रीट कर सकते हैं। ओके। बट जैसे आपने कहा कि वो फाइनल टेस्ट नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे ओमिक्रॉन ठीक है उसका हो सकता है स्प्रेडिंग फास्ट हो, बट मुझे ऐसा लगता है उसके स्प्रेड फास्ट होने के दो रीजन है। पहला, उसके सिम्टम्स का कुछ नहीं पता, तो जिनको है वो भी लोग घूम रहे हैं। और दूसरा जो मुझे लगता है कि लोगों ने रैपिड एंटीजन को काफी हद तक फाइनल सा मान लिया है, नेगेटिव आता है और लोग दोबारा घूमने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि ये रीजन भी शायद हो सकता है इसके फास्ट स्प्रेड का। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंस से हमें पता लगा है कि जी। इसका जो ट्रांसमिटेबिलिटी वैसे भी बहुत ज्यादा है। ओके। कि मतलब एक तरीके से ऐसे है कि अगर एक कमरे में 5 जने बैठे हैं, तो अगर 15 से 20 मिनट तक बैठे हुए हैं विदाउट मास्क, तो मोस्ट प्रोबेबली सबको होना ही होना है। फिर जी। उसके जी। बाद में होता है कि उसकी अपनी इम्यूनिटी कैसी है, अगर उसकी इम्यूनिटी ठीक है तो शायद सिम्टम नहीं आएंगे। जी। लेकिन अगर ओके। आप उन पेशेंट्स को 5 जनों को फॉलो अप करते रहो, 2-3 दिन लगातार आप टेस्ट कराओ, तो मोस्ट प्रोबेबली सबके पॉजिटिव आ जाएंगे। ओके। और इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल आप देख रहे हो, जो अभी टीम्स जो बाहर खेलने जाती हैं, जैसे क्रिकेट की टीम है या कोई भी टीम है, जी। जी। इनका जी। प्रैक्टिकली 3 दिन लगातार टेस्ट होता है। जी। तो उसमें से हम देखते हैं कि पहले दिन 2-4 पॉजिटिव आते हैं, अगले दिन फिर 2-4 आ जाते हैं, मतलब उनका रोज सबका सब हो रहा है टेस्ट, लेकिन वो धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ओके। इसका मतलब और डिटेक्ट लेट होता है थोड़ा सा। हाँ, डिटेक्ट लेट होता है क्योंकि शायद हो सकता है कि मल्टीप्लिसिटी नंबर ऑफ वायरल लोड जो है वो शायद धीरे धीरे बढ़ता है इसमें, और ओके। शायद इसीलिए सीवियरिटी कम है। ओके। ओके सर। ठीक है।
अब आपके जो बेसिक उस पे अगर हम आ जाते हैं कि माइल्ड कोविड में क्या होता है, मॉडरेट कोविड और सीवियर कोविड है, तो जी सर। एक तो ये है कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर का कोई ऐसा टेस्ट के हिसाब से हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ओके। सिर्फ दो तीन चीजें पैरामीटर्स हैं जिस पे हम डिसाइड करते हैं, एक तो सिम्टम्स हैं या नहीं है, ओके। दूसरा ये है कि उसका ऑक्सीजन क्या, SpO2 जो कहते हो जिसको आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हो, वो कितना है, और तीसरा रेस्पिरेटरी रेट। ओके। तो ठीक है। अगर एक पर्सन है जिसको फीवर है, सपोज 100 तक फीवर है, उसको थोड़ा बहुत सिम्टम्स हैं, खांसी जुकाम है या गले में खराश है, बॉडी एक है, और उसका ऑक्सीजन जो है वो 95% एंड अबव है, ओके। और उसका रेस्पिरेटरी रेट 20 पर मिनट से तक ही है, उससे कम जी। है, जी। तो उसको हम माइल्ड में मानेंगे। ओके। ठीक है। अब इनमें से कोई भी पैरामीटर अगर गड़बड़ाता है, जैसे कि अगर फीवर बढ़ने लगता है, या फिर उसको कॉफ बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर उसका ऑक्सीजन SpO2 फॉल करते जाता है, सपोज वो 94 पे आ गया, 93 पे आ गया, जी। तो अगर वो 93 के नीचे या 94 के नीचे लगातार रह रहा है 2-3 बार में, तो जी। आप वो मॉडरेट में चला जाएगा। और अगर ओके। उसका SpO2 उसका अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, अगर वो 20 से 24 के बीच में रह रहा है पर मिनट, जी। तो वो मॉडरेट में माना जाएगा। ओके। ठीक है। अब ठीक इसमें है। ये भी होता है कि आप माइल्ड या मॉडरेट जो भी है, लेकिन उसको कोई और डिजीज है, या तो एक तो सपोज एज है। अब हमारे हम्म। पास काफी पेशेंट आते हैं जो 90 साल के हैं सपोज, तो उनको ओके। वैसे कोई डिजीज नहीं है, बट एज इटसेल्फ बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ मॉर्बिडिटी। ट्रू, ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं विद एज। हाँ, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जी। तो उनको एक्सपोजर है। हालांकि उनके साथ हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि ये तो बाहर कहीं जाते नहीं है, तो जी। बाहर कहीं नहीं गए हैं, लेकिन उस घर में सबसे पहले उन्हीं को हो गया। क्यों? ओके। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो है। फिर औरों ओके। को होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन इम्यूनिटी लो होने की वजह से उनको पहले हो जाता है। ओके। फिर तो एक तो एज हो गया। फिर अगर और भी कोई भी डिजीज लाइक हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल डायबिटीज, और इस टाइप के जो क्रॉनिक डिजीज हैं, या किडनी की कोई इश्यूज हैं, या लिवर के कोई इश्यूज हैं, कैंसर जी। के पेशेंट्स हैं, या जो लोग अस्थमा के पेशेंट्स हैं, या जो स्टीरॉइड्स पे लगातार स्टीरॉइड्स पे ले रहे हैं, तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं, वो अगर उनके सिम्टम्स मॉडरेट में भी आते हैं, तो उनको एक एक कैटेगरी में मान के चलते हैं कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में मान के चलना चाहिए। तो इनका ट्रीटमेंट जो है हमारे को ज्यादा विग्रसली करना चाहिए। ओके। ठीक है सर। सीवियर में फिर वही हो गया कि अगर जिनका ऑक्सीजन SpO2 फॉल करता जा रहा है, वो 93 के नीचे या 90 के नीचे परसेंट के नीचे भी आ जाता है, या जिनका रेस्पिरेटरी रेट 24, 26, 20, 30 पर मिनट हो जाता है, जैसे जैसे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, तो जी। वैसे वैसे वो सीवियरिटी की तरफ चले जाएंगे। ओके। तो ये तो आर्बिट्री एक आर्बिट्री डिफरेंशिएशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ये ऐसे आप लाइन नहीं खींच सकते, बट ऑन देयर इंटरचेंजेबल। जो आदमी आज माइल्ड है, कल मॉडरेट में जा सकता है, परसों सीवियर में जा सकता है, सीवियर वाला धीरे धीरे माइल्ड में आ जाएगा। ओके। अच्छा सर, एक और चीज, जैसे मैंने काफी लोगों से सुना है, या फिर आपने अपना एक्सपीरियंस ही कह लीजिए, कि लोगों ने आरटीपीसीआर में सीटी वैल्यू को मॉडरेट माइल्ड से कंफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया है। हाउ करेक्ट इज दैट एंड हाउ मच रॉन्ग इज दैट? यू सी, you have used the correct word, कंफ्यूज करना शुरू कर दिया है। जी। This is a thing which none of the statutory bodies are saying that it is so. Like डेल्टा वेव में भी काफी लोग इसमें देखते थे, लेकिन अब तो ICMR ने तो बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि सीटी वैल्यू हैज नो रिलेशनशिप विद द वायरल लोड। ओके। मतलब सीटी वैल्यू इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वायरल लोड। ओके। लेकिन अभी भी मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, जैसा आपने भी कहा, कि लोग समझते हैं कि अगर हाँ भाई मेरा 16 है, किसी का है सीटी वैल्यू, तो वो बहुत सीवियर है, अगर जी। किसी का 25 है तो वो लेस सीवियर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक 25 वाला है लेकिन उसका समझो किडनी का इशू है, उसका लिवर का इशू है, उसको अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो हम्म। वो भी सीवियर में चला जाएगा। ओके। एंड अब तो बहुत से लैब रिपोर्ट्स में अगर आप नीचे पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि एज पर द ICMR गाइडलाइन, सीटी वैल्यू हैज नो रिलेशनशिप विद द वायरल लोड और द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। ओके। ओके सर। ठीक हम है। लोग पूरी रिपोर्ट पढ़ते नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में नीचे लिखा होता है। ओके। ठीक है। तो बेसिकली सीटी वैल्यू इज इज नॉट फॉर द पेशेंट, अगर मैं इट इज सही नॉट समझ। नॉट फॉर द पेशेंट, एंड फ्रैंकली अगर आपको याद हो तो डेल्टा वेव में कुछ लैब्स तो सीटी वैल्यू रिपोर्ट करती थी और कुछ नहीं करती थी, लेकिन फिर ओके। धीरे धीरे पेशेंट्स के प्रेशर पे आने के बाद में सबने सीटी वैल्यू रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ओके। ठीक है। ठीक है। तो अब हम सर अपने अगले उस पर चलते हैं सर।
तो सर ये जी बेसिकली है, ये जो मैंने काफी लोगों से भी सुना और जो मुझे भी काफी फील हुआ कि एक तो रिकवरी होने से पहले लोगों को कुछ चीजें रहती हैं जैसे हमने भी डिस्कस किया। रिकवरी होने के बाद भी कई लोगों के अंदर ये सिम्टम्स जैसे फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड स्लीप प्रॉब्लम्स, मसल पेन, फास्ट पाउंडिंग हार्ट बीट, डिप्रेशन, फीवर, डिजीनेस और इसी तरह के सिम्टम्स और ज्यादा वर्स हो जाते हैं। तो सर ये मतलब रिकवरी के बाद भी क्यों है? देखिए अनिरुद्ध, ये जो आपने एक लिस्ट दी है बहुत अच्छी लिस्ट है, लेकिन ये मेनली एप्लीकेबल है फॉर द सेकंड वेव। ओके, ठीक है। जो इसमें कॉमन चीज है एंजाइटी। एंजाइटी हमको सेकंड वेव में बहुत ज्यादा थी, इसमें भी है। क्योंकि अगर सपोज मेरे कोई मदर है, उसका पॉजिटिव आ गया, वो समझो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है या उसके छोटे बच्चे हैं, तो उसको फिक्र होती है। या सपोज हमारे घर में कोई है और हमारे पेरेंट्स हैं वो एजेड हैं, तो हमारे को तो एंजाइटी जो है वो कॉमन है। वो तब भी थी और अभी भी है। लेकिन अभी शायद एंजाइटी भी जो है वो ऐसी नहीं है कि मतलब मेरे को कुछ हो जाएगा, कोई फैटल हो जाएगा। बट जी। शायद एंजाइटी है कि अभी आ गया तो मैं घर को मैनेज कैसे करूंगा। ओके। तो एंजाइटी का लेवल वो है। ओके। बाकी जो आप इसमें से कह रहे हो कि अगर रिकवरी हो गई है, सपोज 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो जी। उसमें बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जिसमें कि फीवर परसिस्ट करेगा। रादर ओके। गाइडलाइंस ये कहती हैं अगर किसी को फीवर 5 डेज से ज्यादा परसिस्ट करें तो आप उसको हॉस्पिटलाइज करिए। इसका अच्छा। मतलब, और या उसका उसका HRCT चेस्ट कराइए। नॉर्मली ओके। जो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट में या किसी अर्ली स्टेज में हमको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कराना है तो थोड़े से ब्लड टेस्ट लाइक CBC, ESR, CRP करा लीजिए, डी डाइमर, ज्यादा से ज्यादा डी डाइमर करा लीजिए। कोई ओके। एक्सरे कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि ये हम ओमाइक्रॉन में देख रहे हैं कि इसके सारे सिम्टम्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं। जी। जी। और एक्सरे चेस्ट या HRCT वो हमारे लंग्स के लिए, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जो कि डेल्टा वेव में, सेकेंड वेव वाले में ज्यादा कॉमन था और वही फैटिलिटी का कारण था। लेकिन ओके। यहाँ पे ये है क्योंकि ये ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन गले तक है, जो भी जी। सिम्टम है आपके ईयर, नोज, थ्रोट तक के हैं, तो इसलिए उसमें एक्सरे चेस्ट का, HRCT का कोई खास रोल नहीं होता। और इसीलिए ओके। जनरली सेचुरेशन ऑक्सीजन की फॉल नहीं कर रही है। ओके। तो तो सर। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आफ्टर रिकवरी, अगर वो रिकवरी हो गई है, जिसको सही हम बोलेंगे रिकवरी हो गई है, कि द पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स इन द जी। लास्ट 3 to 5 days, तब हम हम्म। उसको बोलते हैं रिकवरी। जैसे आज की तारीख में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 7 days तक अगर आपके मतलब आप सिम्टम खत्म हो गए और 7 days आइसोलेशन के हो गए, देन यू आर फ्री टू मूव आउट एंड मिंगल विद द पीपल विद कोविड बिहेवियर, जिसमें कि मास्किंग है, डिस्टेंसिंग है, वो सब तो करना ही है। लेकिन साथ में आप रिज्वाइन कर सकते हो अपना जॉब भी, और सब कुछ कर सकते हो, आइसोलेशन खत्म कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स फॉर लास्ट 3 to 5 days। ओके, ठीक है। तो ठीक है सर। हमने एज ए प्रैक्टिशनर हम उसको 10 days तक स्ट्रेच कर देते हैं कि भाई 7 दिन जी। मैंडेटरी है, तो आप 10 दिन कर लो तो और भी सेफ हो जाएगा। ओके। बट उसके बाद भी जो आपके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, वो वो तो तो ठीक करना बात ही है। पड़ेगा। जी 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 हाँ, सर, वो जी तो सर। करना ही पड़ेगा। नहीं तो कई लोग सोचते हैं यार हमारे तो अभी हम उसमें से ठीक हुए हैं, तो हमारी तो इम्यूनिटी शायद अब और बेटर हो गई है, तो अब हमारे को इस करने की जरूरत नहीं। वो नहीं है, क्योंकि वो आपको भी फिर से मतलब इस एक्सपोजर हो सकता है, और आप दूसरों के लिए तो खतरनाक, खतरे हो ही ना। जी जी सर, जी सर। ये तो अब इसमें जो आपने जो लिस्ट बनाई है, इसमें जो सबसे कॉमन हम देख रहे हैं वो है कॉफ, जी। गले में खराश और खांसी। ये बहुत कॉमन चल रही है, काफी लंबी टाइम तक भी चल रही है, 10 दिन 15 दिन तक भी लोगों को हो रही है। बट वही एक ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ओमाइक्रॉन में, जो कि लोगों को तंग कर रहा है। और ओके। इसमें दूसरी बात ये रही है कि इसमें जो खांसी हो रही है, जो अगर आपको याद हो, डेल्टा वे में हम लोग कहते हैं ड्राई हैकिंग कफ, ड्राई कफ था। लेकिन इस बार ओमाइक्रॉन में खांसी के साथ बलगम भी आ रहा है। चाहे वो ओके। बहुत प्रोफ्यूज नहीं आ रहा, बट वो जी। बलगम आ रहा है, लेकिन वो क्लियर बलगम होता है, वो येलो नहीं होता। वो ओके। क्लियर म्यूकस टाइप का बलगम होता है, लेकिन खांसी के साथ बलगम भी आता है। ये इसका डिफरेंट है, चेंज है। और इस खांसी में आपका ब्रेथलेसनेस नहीं होती, ओके। ऑक्सीजन फॉल नहीं करती। तो सबसे ओके। जो कॉमन मैं देख रहा हूँ वो है खांसी। और वीकनेस बहुत है, फटीग अभी भी इसमें भी चल रहा है। जी। और बाकी कुछ कुछ लोगों को पेल्पिटेशन या हार्ट पाउंडिंग हार्ट बीट, जो आपने लिखा है फास्ट और पाउंडिंग हार्ट बीट, ये भी कुछ लोगों को होती है। वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द वायरल इफेक्ट, पोस्ट वायरल इफेक्ट, और बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी, कहना मुश्किल है। फीवर जनरली नहीं होना चाहिए। फीवर है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ और आपको देखना पड़ेगा, वो रिकवरी में नहीं आएगा वो, अगर फीवर है तो। ओके। तो पोस्ट रिकवरी में मेरे हिसाब से कॉफ सबसे परसिस्टेंट हो रहा है।
मसल पेन है, मेमोरी लॉस भी इस बार ज्यादा नहीं देखने में आ रहा है, स्लीप ओके। प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को हो रही है, लेकिन जो ब्रेन फेड जो हम सुन रहे थे वो जी। इस बार में अभी तक तो ज्यादा सुनने में नहीं आया ओके। है। लेकिन रिसेंट कुछ उसमें देख रहे पब्लिकेशंस में आया है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो हैं वो इसमें कॉमन ज्यादा हो रहे हैं, बट अभी वो ओके। बहुत ज्यादा मतलब डिस्कशन में नहीं है, और बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते आज की तारीख में जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जी क्या सर। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम थे, हमारा क्या मतलब है। ओके। और ये एक बात आपने लिखी है, वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स आफ्टर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज। हाँ, ये है कि जो जी। वीकनेस है या जो भी कुछ है वो अगर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे हार्ट बीट बढ़ जाए या जो वीकनेस बढ़ जाए, फटीग बढ़ जाए, तो वो हम लोग बोलते हैं कि भाई कायदे से 3 to 4 वीक्स तक अगर आप अपने को एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी लाइक जिम वगैरह ना ज्वाइन करें, ओके। उस टाइप की एक्टिविटीज ना करें, नॉर्मल एक्टिविटीज आप करिए, नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, बट रनिंग ना करें, साइकिलिंग ना ओके। करें, जिमिंग ना करें, ये थोड़ा सा ख्याल रख लें। ओके, मतलब ग्रेजुअली स्टार्ट करें जो भी आप स्टार्ट कर रहे थे पहले, जो कर रहे थे पहले। जी जी, अपने बॉडी को एक्लिमेटाइज होने दीजिए और आपको पता लगे कि आपकी बॉडी कितना सहन कर पा रही है। ओके। एक रीजन सर स्लो मुझे ये एंड स्टेडी। एक रीजन मुझे ये भी लगता है शायद फटीक का, बिकॉज आई थिंक वो जो 10 डेज या 14 डेज जो आइसोलेशन के है ना, दैट इटसेल्फ इज ए फटीग फटीग थिंग। वो 10 से 14 दिन आपको खुद थका देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन और एंजाइटी, और आई थिंक ये जो हमारे अंदर जो फटीगनेस है और जो मसल पेन है, दैट इज बिकॉज आई थिंक हम कुछ कर नहीं पाते उस रूम में, कितना ही क्या ही कर लेंगे। नहीं तो देखो, यही तो बात है ना, अगर आप देखो तो हम लोग तो सजेस्ट तो यही कर रहे हैं ना कि आप दिन में 3 बार तो अपना 6 मिनट वॉक टेस्ट करो, जी। जिसमें कि आप पहले ऑक्सीजन अपना चेक कर रहे हो, फिर 6 मिनट कमरे में या अपनी बालकनी में वॉक करो, और फिर से चेक करो। तो जी। 6 और 6 18 20 मिनट तो आपका यही वॉकिंग होगी। फिर जी। थोड़े बहुत प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग जितना आप कर सकते हो। वो ये है कि हम लोग भी लेजी होते हैं, इन जनरल सभी लोग लेजी होते हैं, अगर हम बिल्कुल ठीक है तो भी हमारे जैसे लोग नहीं करते एक्सरसाइज, तो वो तो लेजीनेस वाली बात है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो ओमाइक्रॉन की वजह से हम लेजी हो गए हैं। हाँ, वो लेजी मैं थे, वही क्या लेजी मतलब, हैं। बिकॉज हाँ, बिकॉज ऑफ लेजीनेस, एंड आई थिंक हमें लगता है कि 14 दिन तक तो अब रूम में रहना ही रहना है, वो वाला एक एटीट्यूड आई थिंक सबका ही है, नियर अबाउट नहीं, वो लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है, बहुत से लोग जैसे इवन डेल्टा वेव में मैंने देखा था कि जी। जैसे मेरे को भी डेल्टा वेव का एक्सपोजर हुआ था, कोई जी। सिम्टम ज्यादा नहीं थे, तो मैं तो उन दिनों ज्यादा मतलब एक्सरसाइज मैंने करी अपने कमरे में, जो कि मैं जब फ्री हो जाता बाहर आ गया हूँ तो मैं आ गया था तब नहीं कर रहा था। तो ये तो ओके। डिपेंड करता है आप कैसे अपने टाइम को इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत से ओके। लोग सिर्फ पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं। अब तो फिर भी ये होगा, आपको टीवी पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आपको देखने को मिल जाता है, तो कम से कम आपका दिमाग ज्यादा नहीं भाग इधर जी। उधर दौड़ता। जी। जी। हाँ, जी। बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं भाई ऐसे टाइम ज्यादा न्यूज मत सुनो, ज्यादा सोशल मीडिया पे निगेटिव चीजें मत देखो। वो कितना अपने हाथ में है वो तो हम नहीं कह सकते, जी। जी। जी सर। क्योंकि माइंड इज ए वेरी स्ट्रांग थिंग, वो हमारे ऊपर फिजिकल उस पर भी प्ले करता है। ठीक। देखो, पॉजिटिविटी तो हर लाइफ में वैसे भी रखनी पड़ती है, और जी। जैसे ऐसी कोई बीमारी आती है रखनी पड़ती है, तो पॉजिटिविटी रखने वाला ही जीतेगा। ठीक बात है सर। अब तो आई थिंक आई फील के लोग भी काफी एक्लेमेटाइज हो गए हैं विद द एनवायरनमेंट, अब धीरे धीरे उनको हाँ, आदत तो सी हो यहाँ गई है। तक आप सुनते हो ना, लोग कहते हैं कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। एग्जैक्टली, ठीक बात है सर। जैसे तो यूरोप अब में लोग बोल ही दिया उन्होंने कि विदाउट मास्क कर दो, विल ट्रीट इज एज ए नॉर्मल फ्लू की तरह इसको ट्रीट करेंगे आने वाले which I समय में। don't agree, which the Indian medical fraternity doesn't agree, क्योंकि जी वी सर। डोंट नो कि अभी और कितनी वेव्स या और कितने वेरिएंट आ सकते हैं और क्या ट्रू है। ट्रू। तो एक अगर हमें मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग जितना हम कर सकते हैं तो क्यों ना करा जाए। ठीक कम बात है से कम सर। मास्किंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, मतलब रिमूव करनी चाहिए। अब और इवन मास्किंग से आपके कुछ और फायदे भी है ना। हाँ, सही बात है, पॉल्यूशन। दिल्ली से शहर हाँ, में तो बहुत फायदे हैं। वही पॉल्यूशन है, फिर आपके इधर उधर हमारे इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस इतनी कॉमन है, जी। जी। ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस भी कम होगा, फ्लू के जी बात सीजन में फ्लू स्प्रेड होने से फायदा होगा। एंड ठीक बात प्लस है जो सर। हमारे यहाँ पुराने टाइमों में थी, लोगों की कहीं भी स्पिट कर देते थे, आई थिंक मास्क से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जो मैंने सोशल बिहेवियर में देखा है। जी अब सर। उतनी ज्यादा स्पिटिंग मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मास्क लगाया तो आप कहाँ से करोगे। हाँ, ये चीज मैंने भी नोटिस करी सर। अदरवाइज जब भी हम्म। सीजन चेंज होता था मुझे रनिंग नोज स्टार्ट हो जाती थी हमेशा। जी बट जी। आफ्टर जब से मास्क हुआ है पिछले दो एक डेढ़ दो साल से, वो चीजें खत्म हो गई, मतलब हाँ, तो वो हुई नहीं। फिल्टर, उसके जो फिल्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली जी जी सर। तो अब हम अपने सर अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब सर जैसे हमारा जो बेसिक जो सब लोगों को तो एक चीज तो ये पता ही है कि इससे लंग्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने दो
चीजों को उसमें डिवाइड किया है कि जो हमारा सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, या एक लंग्स किस तरह से और कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, और लंग्स के अलावा बाकी बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है, या हमारे जो बाकी ऑर्गन्स हैं या बाकी सिस्टम है उस पे क्या असर पड़ रहा है। देखिए, जो जहाँ तक लंग्स का इफेक्ट है, अगर हम डेल्टा या कोविड वाली बात करें, डेल्टा कोविड की बात करें, तो वहाँ पे तो लंग्स वेर दी प्राइमरी ऑर्गन विच वर अफेक्टेड। और जी वहाँ पे उसमें जो लॉन्ग कोविड होता था, जिसमें हम देखते थे उसमें फाइब्रोसिस ऑफ द लंग हो जाता था। जो लंग के नॉर्मल सेल्स हैं वो जी। फाइब्रोज हो जाते थे, मतलब नॉन फंक्शनल हो जाते थे। ओके। तो इसलिए ऑक्सीजन SpO2 की प्रॉब्लम होती थी, एक्सर्शन करने पे आपको प्रॉब्लम होती थी। बट जी अगर हम फिर अब आज ओमाइक्रोन की बात करें, उसमें अभी तक जैसे हमने बोला लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। जी। तो उसमें जो है लंग्स के इतने ज्यादा रोल नहीं है। ओके। आप जैसे हम आज बात कर रहे हैं बैठे बैठे, अभी हम लोग जिस आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज ही अभी खबर आई है कि लता मंगेशकर जी नहीं रही। तो जी जी उनके साथ में आपने देखा कि वेंटिलेटर पे उनको जाना पड़ा। बट जी। आई थिंक उनके और क्या बीमारी थी मुझे नहीं पता, लेकिन एज इटसेल्फ वाज अगेंस्ट हर। हाँ, तो 93 इम्यूनिटी सर। जो, हाँ, तो इम्यूनिटी जो कम होने की वजह से, एंड सो आई थिंक दैट कुड हैव बीन ए कंट्रीब्यूटिव फैक्टर। अब वहां पे आप कह सकते हो कि भाई लंग्स आर बीइंग अफेक्टेड, बट एज सच वो माइक्रोन में लंग्स पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि SpO2 भी आप देख रहे हो नहीं फॉल कर रहा है। अगर लंग्स पे इफेक्ट आएगा तो SpO2 फॉल करेगा, जी जी या नॉर्मल SpO2 या 6 मिनट वॉक। जी, ठीक बात है सर। दूसरे ऑर्गन्स पे जो आपने पूछा है कि और इफेक्ट है, तो एज सच कुछ नहीं है। सिम्टम्स जरूर हैं, जैसे कि अगर किसी को लूज मोशन है, तो हम ये नहीं करेंगे कि पोस्ट कोविड ठीक होने के बाद में उसको कोई इफेक्ट हो रहा है। बट हाँ, अर्ली स्टेजेस में उसके सिम्टम्स में से कोविड लूज मोशन हो रहे हैं। स्मेल का जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मेल का है नहीं, तो ENT वाली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। और माइंड फेज या ब्रेन फेज जो वाली बात है, वो भी इतना ज्यादा अभी तक देखने को रिपोर्टेड तो नहीं है। ओके। We are still in the early phases of Omicron. We don't know कि पोस्ट कोविड मतलब पोस्ट ओमाइक्रॉन में आज से 2 महीने बाद में क्या सिम्टम प्रोसेस करेंगे, या कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे। बट एज सच अभी नहीं है ऐसी। इसमें जो कोएगुलोपैथीज जो कॉमन थी डेल्टा में, वो अभी ओमाइक्रॉन में देखने को नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। तो सर जो क्या एक कॉमन मैं देख रहा हूँ जो लोगों को कंप्लेंट आ रही है, वो स्लीप डिस्टर्बेंस की भी आ रही है। वो स्लीप पोस्ट डिस्टर्बेंस। ओमाइक्रॉन से रिकवरी के बाद भी आ रही है। नाउ दैट कुड बी रिलेटेड टू एंजाइटी, दैट कुड बी रिलेटेड टू अदर थिंग, बट ऐसा कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है ऐसा नहीं समझ में आ रहा। ओके, ठीक है। तो सर क्या ओमिक्रॉन के बाद भी पेशेंट्स के अंदर जैसे जो पहले टर्म आई थी लॉन्ग कोविड, क्या ओमिक्रॉन के बाद भी लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है वो। देखिए, यही मैं कह रहा था आपसे कि अभी वो टाइम आया नहीं है, तो हम जिसको हम लॉन्ग कोविड या लॉन्ग पोस्ट ओमाइक्रॉन बोल सकें, वो तो टाइम ही नहीं आया ना। तो अभी ओके। तो हम इस फेज उसके फेज में चल रहे हैं, क्लिनिकल फेज में चल रहे हैं। तो जी अभी जब हमारे इंडिया में शायद आए 4 से 6 हफ्ते हुए हैं, तो अभी जी हम उसको लॉन्ग माइक्रोन कोविड में के स्टेज में आए ही नहीं है, तो हम कह नहीं सकते। बट चांसेस कम लग रहे हैं, जो अभी तक के बातें हो रही हैं उसमें कम लग रहे हैं। But maybe fatigue might be a thing which might be more troublesome here rather than the lung symptoms as it was in Delta wave. ओके, ठीक है Fatigue सर। could be a long-lasting problem. And we can improve that problem by breathing exercises and yoga, and like I think physiotherapy also somewhere helps. Physiotherapy helps a lot because if your muscles are sluggish, मतलब क्या कहना चाहिए कि they are not in the good muscle tone, then जी। everything will get prolonged. So ओके। physiotherapy has a big role, but it has to be slow and steady start, and then it has to become as far as possible a lifestyle thing. That they जी should learn कि हमें stretching करनी है, हमको deep breathing करनी है, हमको जी योगा मेडिटेशन करना है। तो माइंड एंड बॉडी को दोनों को हमारे को केयर करना चाहिए, जिसमें माइंड योगा और मेडिटेशन आ जाता है, और बॉडी में आपका एक्सरसाइजेज एंड फिजियोथेरेपी आ जाता है। जी सर। ओके। तो आई थिंक सर हमने शायद एक आई थिंक जो हमने टॉपिक्स किए थे शायद उस पर हमने काफी लोगों को अवेयर किया है जो। एक एक टॉपिक में इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, जी जी जो सर। मेरे को प्रैक्टिस में हो रहा है, जी कि सर। वैक्सीनेशन एंड कोविड। ओके। जी सर। क्योंकि बहुत से कॉमन मेरे पास लोगों के सवाल आते हैं कि साहब हमारे को कोविड हो गया, अब हम वैक्सीनेशन कब लगा सकते हैं।
ओके तो पहले शुरू में जब इनिशियल ये वेव आई थी तो ये था कि 14 डेज वेट करने के बाद में अब अपना वैक्सीनेशन, चाहे बूस्टर डोज है चाहे प्रिकॉशन डोज है, वो लगा लीजिए। लेकिन अब जो लेटेस्ट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं कि यू शुड वेट फॉर 3 मंथ्स। ओके ठीक है। या तो अब बहुत कॉमन ये लोग आपसे भी पूछेंगे, मेरे से पूछते ही हैं कि भाई हम अभी क्यों ना लगा लें। ओके क्योंकि हमको पता लगा था कि कोई अगर समझो 1 तारीख को 10 तारीख को लगाने जा रहा है, 5 तारीख को उसको सिम्टम हो गए, तो समझो उसका वो तो पोस्टपोन हो गया, तो वो कह रहे हैं मैं और 15 दिन 10 दिन वेट करके लगा लूँ। तो वो नहीं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो है कि आप 3 मंथ्स तक वेट करें तो बेटर है। और उसके जी कुछ साइंटिफिक रीजन भी बताए जा रहे हैं, जिसमें से ये कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ऑलरेडी एक तरीके का वायरस आया हुआ है, उसकी जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो जी आप दूसरे जो हम वैक्सीनेशन के थ्रू कर रहे हैं वो बेटर है कि आप थोड़ा डिले कर दीजिए। ओके। अच्छा सर तो जो मेरे इसमें, को लगा कि एक बात लोग बहुत पूछते हैं, वो आपके थ्रू हम बताएं लोगों को। सर एक और चीज इससे जो मेरे दिमाग में अभी भी आई, जैसे कई लोगों को फर्स्ट डोज लग गया, उसके बाद सेकेंड डोज की डेट आ रही है और उसको दोबारा कोविड हो गया, तो क्या उसको दोबारा पेशेंट को 3 महीने रुकना पड़ेगा? हाँ, वही मैं बता रहा था आपको कि उसको सेकंड डोज के लिए 3 महीने वेट करना चाहिए। तो इससे ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसे कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि हमारी पहली वाली वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए जी ना? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कोई भी डोज रिपीट नहीं होनी है। ओके ठीक है। ठीक है। मतलब बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर आपको 1 डोज लग गई है या हेल्थ वर्कर्स को 2 डोज लग गई हैं, तो और कोविड हो गया उसके बाद में, तो रिपीट नहीं होनी है। आपको जो भी सेकंड डोज ड्यू है या प्रिकॉशनल डोज ड्यू है वो ही लेनी है। ओके। ओके सर ठीक है। तो आज आपने सबने देखा कि हमने आज के पॉडकास्ट में जो इम्प्लीकेशन है कोविड की उसको डिस्कस किया, और सर ने हमें वैक्सीन के टूवर्ड्स भी काफी एनलाइटन किया। आई फील कि हम सबको वैक्सीन्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जो कोविड बिहेवियर जो अभी रिसेंट जो काफी ट्रेंड कर रहा है कि किस तरह से हम सबको रहना चाहिए, और हमें मुझे लगता है हमें और शायद सबको लगता है कि इसे हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमें मुझे ऐसा लगने लगता है कि हम इसे फॉलो नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा रीजन है इसके स्प्रेड का। तो व्हाट आई फील, प्लीज आप सब लोग अवेयर रहिए अपने सिम्टम्स को लेके, और जैसे जैसे आपको अगर कभी भी कुछ लगता है प्लीज उस पर टेस्ट करवाइए, और टेस्ट नहीं भी करवाते हैं तो प्लीज प्रिकॉशनरी कम से कम 7 डेज या 5 डेज रहिए, और अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो फिर अपना टेस्ट जरूर करवाइए। प्लीज अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, प्लीज वैक्सीन लीजिए। एंड थैंक यू सर, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। अभी आने वाले समय में हमारे और भी एपिसोड आएंगे, शायद हम आपको दोबारा परेशान करें और टॉपिक्स के लिए। एंड गाइस, इन नेक्स्ट एपिसोड आई थिंक हम लोगों के साथ और भी प्रोफेशनल्स जुड़ेंगे, आपको कोविड के और भी और उसके अलावा और भी कई सारी डिसीज के बारे में अवेयर करने के लिए। इट थैंक वाज यू माय सर। प्लेजर। थैंक यू। जी सर। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। थैंक यू सर। So, guys, please be with us and subscribe our channel. We'll be back with another podcast, and we'll be having some more videos and more podcasts towards your health. And we will be awareing you more about your health and other diseases. Please take care and subscribe our channel. Share this video. Please take care. Goodbye.